हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं? राष्ट्रपति को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसको भारतीय संविधान में कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिन्हें हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति। नंबर 2, लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति। नंबर 3, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति। नंबर 4, जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति। नंबर 5, पावर ऑफ पैर्डन, क्षमादान शक्ति। नंबर 6, डिप्लोमेटिक पावर, राजनैतिक शक्ति। नंबर 7, मिलिट्री पावर, सैनिक शक्ति। नंबर 8, इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति। नंबर 9, वीटो शक्ति। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 77 में कहा गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही की हुई कही जाएंगी। राष्ट्रपति को नॉमिनल हेड भी कहा जाता है। कोई भी काम अगर इंडिया के बिहाफ पर होता है तो राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। इस तरह से राष्ट्रपति की जो भी भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वह देश के सभी उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हें प्रधानमंत्री की सलाह से प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर उसी को बनाया जाएगा जो कि लोकसभा में मेजॉरिटी का लीडर हो। इसके अलावा राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लीगल एडवाइज़र होता है। राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स को, ऑफिशियल कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर्स को, गवर्नर को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी के रिगार्डिंग कमीशंस एंड इंटर स्टेट काउंसिल आदि को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74, जितनी भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, राष्ट्रपति अपने विवेक से इन्हें नियुक्त नहीं कर सकता, बल्कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ इंडिया मंत्री परिषद की सलाह से ही इनको अपॉइंट कर सकता है। राष्ट्रपति को इन अधिकारियों को इनके पद से हटाने का भी राइट प्रदान किया गया है। यूनियन टेरिटोरी को डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जाता है। किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने की पावर भी प्रेसिडेंट को दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जिसे लॉ मेकिंग पावर के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति केंद्रीय विधानमंडल का एक आवश्यक अंग है। अंडर आर्टिकल 85 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रपति को संसद के सत्र को आहत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकता है, रोक सकता है और बंद भी कर सकता है। आर्टिकल 85 सब क्लोज 1, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जिसे वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहत करेगा। एक सत्र की अंतिम बैठक और आने वाले सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 86 सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान करता है। वहीं आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का अधिकार प्रदान करता है। जब भी जनरल इलेक्शन साधारण निर्वाचन के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलते हैं, उसका जो पहला सेशन होता है उसका अभिभाषण राष्ट्रपति ही करेगा। उसके साथ हर साल का जो पहला सेशन होता है उसे भी राष्ट्रपति ही अभिभाषण किया जाएगा। राष्ट्रपति संसद को उसके आहवान के कारण बताएगा। आर्टिकल 108 जॉइंट सीटिंग की बात करता है। यदि किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सीटिंग बुला सकता है। आर्टिकल 80 सब क्लोज 3 संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान करता है।
राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है ताकि वो बिना इलेक्शन के ही पार्लियामेंट का एक पार्ट बन सके। वहीं आर्टिकल 33(1) इसके अलावा राष्ट्रपति लोकसभा के 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। प्रेसिडेंट की कुछ और भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं जो कि इस प्रकार हैं। संसद के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर जरूरी है। संसद में कुछ विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। आर्टिकल 110 जब कभी मनी बिल पास करना होगा तो उसके लिए पहले राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति ली जाएगी। वहीं आर्टिकल 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण, सीमा या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक पर भी राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति आवश्यक है। आर्टिकल 304 में कहा गया है कि राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 117 सब क्लोज 3 में कहा गया है कि संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक में भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी आवश्यक है। आर्टिकल 111 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है तो वह उसे अपने सुझाव के साथ पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और यदि वह संसद में संशोधन रहित या संशोधन सहित दोबारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। अब जानते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में से ये सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। अध्यादेश को कच्चा कानून भी कहा जाता है। जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें लॉ को बनाना ज़रूरी है और कार्यवाही तुरंत करना भी ज़रूरी है, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का वही बल और वही प्रभाव होगा जो संसद के द्वारा पारित किसी अधिनियम का होता है। प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा अनुमोदन के लिए और सदन के पुनः संवेद होने की तारीख से 6 सप्ताह के बीतने पर समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, लेकिन इस अध्यादेश का प्रयोग संविधान में संशोधन के लिए नहीं किया जा सकता। अब जानते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में। फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो बजट की बात करता है। राष्ट्रपति के पास अनेक वित्तीय शक्तियां हैं, जैसे धन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी होता है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद पटल पर प्रस्तुत करता है। वह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे के लिए हर 5वें साल वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन का गठन करता है। यूनियन बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। अब जानते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट भारतीय संविधान में उल्लेख है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की जो पावर दी गई है वो प्रेसिडेंट के हाथों में दी गई है, लेकिन हमारा संविधान एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से पृथक होने की बात करता है और सुप्रीम कोर्ट भी कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है। आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्य और निर्णयों के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अगर कोई विधि या तथ्य का प्रश्न है या कानून की व्याख्या करने की बात है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परंतु राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब जानते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में। पावर ऑफ पैर्डन आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका परिविलंबन, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति प्रदान करता है। क्षमादान एक अनुग्रह है जिसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है।
क्षमा का मतलब है पूरी तरह से क्षमा मिल जाना। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। दोषी को पूर्णतः अपराध मुक्त कर दिया जाता है। भारत का राष्ट्रपति किसी भी दोषी की सजा को माफ, कम, परिवर्तित या पूरी तरह समाप्त कर सकता है। किसी व्यक्ति को जीवन दान, क्षमादान दे सकता है, मृत्युदंड माफ कर सकता है, कठोर दंड को साधारण दंड में बदल सकता है और सक्षम कारावास को साधारण कारावास में बदल सकता है। किसी भी दंड की अवधि को घटा सकता है, जैसे 1 वर्ष के कारावास के दंड को 6 माह कर देना। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग अपने विवेक से नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही वह कर सकता है। अब जानते हैं राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियों के बारे में। डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। दूसरे देशों के राजदूत और उच्च आयुक्तों का स्वागत भी राष्ट्रपति करता है। अब जानते हैं राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियों के बारे में। मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। वह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। दूसरे देशों के साथ युद्ध या युद्ध विराम होने पर घोषणा राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। देश का राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करता है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि के द्वारा नियमित होता है। अब जानते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत किए गए हैं। जब किसी प्रदेश में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है, तब राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा रिपोर्ट मांगता है और उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। यह अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है, पर हर 6 महीने में संसद के द्वारा अनुमोदन प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने से उत्पन्न आपात। नंबर 3 फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, जिसकी न्यूनतम अवधि है 2 माह। अब जानते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति को 3 प्रकार से वीटो शक्ति प्राप्त है। आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। वीटो का मीन्स है निषेध, अर्थात अपनी सहमति नहीं देना। किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है और प्रेसिडेंट किस तरीके से उसे रिजेक्ट कर सकता है उसे ही वीटो पावर कहते हैं। आर्टिकल 111 में इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या अपनी सहमति खारिज कर सकता है या बिल को रिटर्न कर सकता है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति खारिज करता है अर्थात बिल को रिजेक्ट करता है तो वह एब्सोल्यूट वीटो माना जाएगा, और जब वह बिल को रिटर्न कर सकता है तो उसे सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है कि पार्लियामेंट फिर से इस पर पुनर्विचार करे और उसके बाद अगर पार्लियामेंट फिर से प्रेसिडेंट के पास उस विधेयक को भेजती है तो प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकेगा, उसे अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। अगर प्रेसिडेंट बिल पर अपनी सहमति ना दे और ना ही रिजेक्ट करे और ना ही रिटर्न करे, ऐसे बिल को वह पेंडिंग रखता है तो इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को क्या शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स। हेलो।